बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि निरोगी शरीर की बात करें तो मैं समझती हूं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहकर ही हम निरोग रह सकते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कुछ बीमारियों के लक्षण ही नहीं दिखाई देते। थायराइड भी इन्हीं में से एक बीमारी है। थोड़ा काम किया नहीं कि थकान हो जाना, हाथ पांव का ठंडा रहना, नींद ना आना और वजन बढ़ना, गर्दन पर सूजन और कमजोरी जैसे कई ऐसे लक्षण हैं जो कि महिलाएं लंबे समय तक दबाए रखती हैं। कारणों की बात करें तो जागरूकता ही एक वजह है। जागरूकता की कमी यही अभाव है जिसके चलते ऐसी स्थिति पैदा होती है। बता दें कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड विकार होने की संभावना 80% ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शरीर में होने वाले बहुत सारे हार्मोन बदल जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूक रहने की। और अगर हम बात करें मधुमेह की, तो फिर चाहे गांव हो या शहर, दोनों ही जगह शुगर यानी मधुमेह जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। ये दोनों स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो कि आपके हेल्थ मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें। बता दें कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे हमारे खाने पीने पर बंदिशें लग जाती, जिसकी वजह से एकदम से पूरा स्वाद बदल जाता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मतलब कहा जाए कि एकदम से जीवन का अंदाज बदल जाता है। आज हम बहुत विस्तार से मधुमेह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मधुमेह के साथ हम कैसे जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली कैसे रखें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही थायराइड से जुड़ी हुई तमाम बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये भी जानेंगे। एक्सपर्ट बताएंगे कि दोनों बीमारियां कैसे गर्भावस्था के दौरान किस हद तक खतरनाक हो सकती हैं। तो आज का विषय एक बार फिर से जान लें, विषय पर नजर डाल लेते हैं। हमारा विषय है थायराइड और डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स, लक्षण और जागरूकता। यदि आपको भी मधुमेह या थायराइड की समस्या है तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113061। दूसरा नंबर है 1800-113061। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एम्स दिल्ली के दो बड़े विशेषज्ञ। आप हैं प्रोफेसर राजेश खड़गावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम मधुमेह के कारण और बचाव के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशिकांत दामले। आप भी एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर थायराइड ग्रंथि के बारे में जानकारी देंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्यों होती है। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो बातचीत की शुरुआत करें, दर्शकों की कॉल्स लें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर ज़रूर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले मधुमेह और साथ ही साथ जैसा हम बात कर रहे हैं थायराइड की, इन दोनों समस्याओं को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है विकासशील भारत। यहाँ बात चाहे शहर की हो या गांव की, निरंतर भागदौड़ दोनों जगह है। यहाँ निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत, उन्नत खेती करते और सफलता के सोपान को छूते किसान बेलाग बेलौस जिंदगी से खुश नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना। शहरों की जीवन शैली से कदम ताल करता अब ग्रामीण भारत भी लगातार आगे जो निकल रहा है। गांव जहां हरियाली की अथाह संपदा है, और अब टेलीविजन और इंटरनेट ने भी गांव और शहर के दायरे को बहुत हद तक कम कर दिया है। यदि शहरी लोग गाड़ियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ग्रामीण भी अब पीछे नहीं हैं। हालांकि बदलती हुई जीवन शैली उभरते हुए समाज का एक आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में
कुछ गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी साफ देखी जा सकती है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी भी इनमें से एक है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर गांव के लोग गंभीरता से नहीं लेते। बाद में जब दूसरी जटिलताएं सामने आती है तब तक देर हो चुकी होती है। हमें ये जानना चाहिए कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह इसलिए कि हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज पहले से ही होता है। खान पान से हमें एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। ये ग्लूकोज खून के साथ मिलकर शरीर के कोशिकाओं में जाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। गौरतलब है कि फल, सब्जियां, बीन्स, मेवे आदि में प्राकृतिक रूप से मिठास मौजूद होती है। आमतौर पर समस्या उस चीनी से होती है जो प्रोसेसिंग के बाद का उत्पाद होती है। ज्यादा चीनी के सेवन से फैट लीवर पर जमा हो जाती है और लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। हमारे देश में भी ये बीमारी सालाना 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। WHO के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 को डायबिटीज है। एक डरावना आंकड़ा ये भी है कि करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं है। शहरों में डायबिटीज के तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल। एक स्टडी बताती है कि शहरों के 80% बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते। ऊपर से हाई कैलोरी डाइट बच्चों को तेजी से डायबिटीज का शिकार बना रही है। दुनिया के सामने डायबिटीज कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2030 तक डायबिटीज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन जाएगी। जरूरत है डायबिटीज को रोकने की, समझ की और बस थोड़ी सी जागरूकता की, ताकि इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि बीमारी व्यक्ति को उसका कद दिखलाती है और वो समय से डरने को कहे ना कहे जागरूक होने का संदेश जरूर दे जाती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा ना आपने, बीमारी के कद को वो डराती भी है और सताती भी है और जागरूक होने का मैसेज भी दे जाती है। यानी ये आपके ऊपर है कि इन सिग्नल्स को आप किस तरीके से समझें और अपने जीवन में कैसे इन्हें लागू करें ताकि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि अभी हम रिपोर्ट में भी दिखाया और ये इतनी तेज़ी से फैल रही है और अगर अपने देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि मधुमेह का एक हब बनता जा रहा है। गांव और शहर हर जगह ये बीमारी अपने पैर पसार रही है। तो क्या ये हमारी लाइफस्टाइल या फिर हमारी ही गलती का परिणाम है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में बदलाव आया है। पहले हम लोग बहुत शारीरिक श्रम करते थे, मेहनत करते थे, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसके साथ में हमारे खाने में एनर्जी या कैलोरीज बहुत ज़्यादा जा रही है। मुख्यतः यह फैट या वसा के रूप में जाती है, घी तेल के रूप में जाती है। इससे होता है कि एक्सेस फैट, हमारे जो एक्स्ट्रा फैट है वो शरीर में जमा हो जाती है और यह फैट इंसुलिन को काम करने से रोकती है, तो उससे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले यह बीमारी शहरों में ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अभी देखा गया कि यह बीमारी गांव में भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रही है जितनी पहले शहरों में बढ़ती हुई देखी जा रही थी। तो मतलब यह है कि दोनों जगह, शहर और गांव दोनों जगह हम डायबिटीज़ की जकड़ में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि पहले ये शहरों की बीमारी मानी जाती थी, लाइफस्टाइल बीमारी होती थी जहां आप बहुत शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लेकिन अब गांव में भी ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन यानी लाइफस्टाइल जो है गांव का भी कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो ध्यान हर जगह देने की आवश्यकता है। अब सिर्फ इसे हम शहरों की बीमारी कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अगला सवाल है, उससे पहले कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। विपिन हमारे दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार विपिन जी, सवाल बताएं। मेरा सवाल मैम ये था कि कहते हैं कि अगर डायबिटीज हो तो कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, यानी तो बात मुझे जी बहुत अच्छा सवाल है आप विपिन जी आपका। जी बताएं कि डायबिटीज और मधुमेह क्या दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग है? डायबिटीज और दूसरा सवाल क्या था?
डायबिटीज और मधुमेह हाँ एक ही है या हाँ, एक ही है, एक ही है। एक हिंदी में है और एक अंग्रेजी में है। तो पहला Okay, thank सवाल you. जी, पहला सवाल सर जैसे बहुत अच्छी जानकारी चाहिए है कि क्या हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हम डायबिटीज को जड़ से खत्म करना या कंप्लीटली रिवर्स करना संभव नहीं है। हम डायबिटीज को आसानी से हमारे दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके, हम घूमना फिरना बढ़ा के, खाना कंट्रोल करके हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब तक ये हमारी दिनचर्या रहेगी तब तक ये कंट्रोल में रहेगी। जी, जी। जैसे ही हम ये दिनचर्या में बदलाव करेंगे, वापस मीठा खाना शुरू करेंगे, घी तेल खाना शुरू करेंगे, चलना टाइम से फिरना कम खाना नहीं करेंगे, तो खाएंगे। ये जो कंट्रोल डायबिटीज थी इसका वापस कंट्रोल खराब हो जाएगा और फिर ब्लड शुगर हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। एक बार होने के बाद इसको जड़ से खत्म करना मुख्यतः से संभव नहीं होता है। बिल्कुल निशिकांत जी, जैसे कि इनका सवाल था, मुझे लगता है इस पर हमें थोड़ा और फोकस करना चाहिए। आजकल बहुत तरह के हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि हम ये जड़ी बूटी दे देंगे, ये दवा दे देंगे कि डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर ने क्लियर किया कि ये जड़ से ख़त्म होने वाली नहीं, लेकिन हाँ, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। तो सबसे पहले जानना तो यही आवश्यक हो जाता है कि दरअसल डायबिटीज़ है क्या, क्योंकि कई बार लोगों को यही समझने में काफ़ी, जैसे हमारे दर्शक थे जानना चाहते थे कि डायबिटीज़ और मधुमेह क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो बेसिकली डायबिटीज़ अगर हम देखें तो दो तरह का होता है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो बचपन से ही उसकी शुरुआत होती है, और इसमें बेसिकली पैनक्रियाज नाम का जो ऑर्गन होता है बॉडी में, वहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। तो ये हार्मोन बनने की कमी रहती है और उस वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो थोड़ी बाद में शुरू हो जाती है, जनरली एडल्टहुड में शुरू हो जाती है। और इसमें दो चीज़ें हैं कि जो इंसुलिन बन रहा है वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, या जो बॉडी है हमारी वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस दिखा रही है। जी। मतलब इंसुलिन को अपना पूर्ण काम करने नहीं दे रही है। जैसा कि सर ने बताया कि कई बार डाइट में फैट्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा होने से ये चीज़ें हो सकती है। तो ये दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें ज़्यादातर इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट आगे चलते रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में डाइटरी मॉडिफिकेशन या डाइट में सुधार करने से और आपकी दिनचर्या ठीक रखने से, एक्सरसाइज करने से, घूमने फिरने से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फ़ोन किया है। आइए उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार। नंद स्वरूप जी, आपका सवाल नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात किया कीजिए, आपकी आवाज़ अक्सर ऐसी ब्रेक होती है। फिर समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, आपका बिल्कुल भी सवाल समझ नहीं आया। हम सभी दर्शकों से एक बार फिर से यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में रहें। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुँचेगी तो हम आपके सवाल को भी नहीं समझ पाएंगे और आपका भी समय इसमें बर्बाद होगा। असुविधा होती है कई बार आपके सवाल को समझने में। नंद स्वरूप जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं टेलीविजन से तो एक बार फिर से हमें कॉल करें, हमें फिर से अपना सवाल बताएं ताकि हम उसे अपने विशेषज्ञों के समक्ष रख सकें। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, अन्य दर्शक जो हमें देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए, वहाँ से नंबर नोट करें। और आज का जो विषय है यानी डायबिटीज़, और साथ ही हम बात करें थायराइड की समस्या की, उससे जुड़े कोई भी प्रश्न है, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करें और उसका जवाब जानें हमारे विशेषज्ञों से। सर, अगला मेरा सवाल है कि अब हम बात कर लेते हैं थायराइड की। थायराइड की भी एक समस्या हम देख रहे हैं काफ़ी प्रेवलेंट है, और गांव की बात करें, शहरों की बात करें तो मधुमेह और थायराइड दोनों ऐसी समस्या हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसमें जो थायराइड का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते थे कि काफ़ी प्रेवलेंट हो रही, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसी लिस्ट में हम देख रहे हैं थायराइड भी जुड़ता जा रहा है। तो इससे किस तरीके से समझें, ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? मुख्यतः थायराइड और डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा आपस में संबंध नहीं है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत संबंध दोनों में नहीं है। अगर दोनों किसी एक पेशेंट को साथ में हो रही है तो वो संयोगवश है कि दोनों को हो रही है।
डायबिटीज की वजह से थायराइड ज्यादा हो रही है, थायराइड की वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कॉमन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। अब निशिकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रामीण परिवेश की बात करें तो 5 में से 3 महिलाओं को थायराइड है, जो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, और बच्चों से लेकर युवाओं को भी ये जो समस्या है अपना निशाना बना रही है। क्या कारण हो सकता है? थायराइड के पीछे की मुख्य वजह क्या क्या होती हैं जो ये समस्या आती है? और हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा खासतौर पर महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि पुरुषों के बनस्पत महिलाएं इससे ज़्यादा ग्रसित हैं। जी, तो थायराइड की समस्या एक आम समस्या हो गई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में 4 से 5 करोड़ से ऊपर थायराइड के मरीज अब हो गए हैं। थायराइड की बीमारियां 3 तरह की होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें आपका थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में वो ज्यादा काम करती है। दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि कम काम करती है। और तीसरा होता है थायराइड कैंसर, जिसमें इसमें गांठ बन जाती है और इसमें कैंसर की पॉसिबिलिटी रहती है। हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है हमारे देश में। कुछ 2-3 दशक पहले जब आयोडीन की कमी हुआ करती थी खाने में, तो 80 और अर्ली 90s के दशक में ये मेजर कारण हुआ करता था हाइपोथायराइडिज्म होने का। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आयोडाइजेशन स्कीम्स जो चली है सरकार की, उसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की अवेलेबिलिटी होती है। और आज की तारीख में देखें तो एक तरह से एक हेरिडिटरी फॉर्म जो इसका होता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं, ये प्राइमरी या प्रथम कारण बताया जाता है हाइपोथायराइडिज्म का। तो हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली, जिसको आम भाषा में आप मोटा करने वाला थायराइड कहते हैं, तो इसका ये मुख्य कारण है। कभी कभार बच्चों में भी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी देखी जाती है। इसमें कुछ कंजेनाइटल कॉजेस होते हैं, कुछ थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ एंजाइम्स में कमियां रहती है, जिसकी वजह से ये होता है। जी, एक कॉलर है शिशुपाल जी हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया। शिशुपाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो शिशुपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, ठीक है, आपकी आवाज़ भी अच्छे से हम तक पहुंच रही है। बताइए क्या प्रश्न है आपका। जो डायबिटीज जो रोग होते हैं वो बच्चों को भी होते हैं या बड़ों को होते हैं, ये योग के माध्यम से कम किए जा सकते हैं या मेडिसिन के माध्यम से? बस ये जानकारी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों में भी क्या हो सकता है, बड़ों में? देखो हाँ जी, और कैसे ये ठीक किया जाए? मेडिसिन, योग के बारे में उन्होंने पूछा, तो योग इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? राजेश, जहाँ तक टाइप 1 डायबिटीज या बच्चों की जो डायबिटीज होने का सवाल है, उसमें सिर्फ एक ही इलाज है, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे और 2 बार से लेके दिन में 3 बार या 4 बार इंसुलिन इंजेक्शन देने पड़ेंगे, तभी वो शुगर कंट्रोल में होगी। और केवल शुगर कंट्रोल में नहीं होगी, अगर हमने इंसुलिन बंद कर दिया है तो उनको 2 या 3 दिन में जान का खतरा हो जाएगा और बेहोशी आ जाएगी। तो किसी भी हालत में उनको इंसुलिन के इंजेक्शन बंद नहीं करने हैं। जहां तक टाइप 2 डायबिटीज की, यानी बड़ों को जो डायबिटीज होती है, उसमें योग का सवाल है, बिल्कुल अच्छा योग का सवाल है। योग भी एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी है, एक शारीरिक श्रम का प्रकार है। अगर आप उससे करते हैं तो उससे फायदा होता है, आपकी शुगर कंट्रोल होती है, आपके सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं। तो योग का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि योग कर लें तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं बंद करना है। अगर बच्चे हैं, उनको डायबिटीज है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन ले, साथ में योग भी करते रहें, तो कोई नुकसान नहीं है। और अच्छी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही है योग करना, जिसके बारे में हम शुरुआत से कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो हमारी बिगड़ गई है, उसका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। और योग तो किसी भी सूरत में आपके लिए लाभकारी ही है। अब सर, जैसे इंसुलिन की आपने बात की, ये भी एक लोगों में बहुत डर है या फिर जानकारी का अभाव है कि कहते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमारा इंसुलिन शुरू हो जाएगा, और इंसुलिन अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर वो बंद नहीं होगा। तो ये डर या फिर ये धारणा, ये अज्ञानता कितनी घातक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं राजेश जी। जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, जो कि बच्चों में होती है, अर्ली एज में होती है, उनमें इंसुलिन ही एकमात्र इलाज है।
हम किसी भी हालत में इंसुलिन बंद नहीं कर सकते। उनको इंसुलिन शुरू होगा और हमेशा इंसुलिन चलता रहेगा, तभी उनका जीवन चलेगा। अगर इंसुलिन बंद कर देंगे तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में अधिकतर केसेस में इंसुलिन जब शुरू होता है जब हम उनको दवाई देते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है, डाइट एक्सरसाइज हमने सब प्रयत्न करके देख लिए, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में हम इंसुलिन उनको देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो हमेशा इंसुलिन ही रहेगा। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं है। इंसुलिन कई बार रहता है कि जैसे कोई ऑपरेशन होना है तो हमें फटाफट शुगर कंट्रोल करनी है, या प्रेगनेंसी हो गई है उसमें हमें शुगर कंट्रोल करनी है, तो हम कुछ समय के लिए इंसुलिन देते हैं और जो कि बाद में बंद हो सकता है। इसी प्रकार अगर किसी की ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, हमने इंसुलिन दिया, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम इंसुलिन को कम करके बंद भी कर सकते हैं। एक बार शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन हमेशा ही चलेगा। जी, लेकिन अगर इंसुलिन लेनी भी पड़ती है तो इससे किसी तरह का बोझ ना समझे, या फिर ये कहें कि बहुत उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत गलत हो गया है। नहीं नहीं, इंसुलिन बिल्कुल भी बोझ नहीं है। एक बहुत अच्छी दवाई है जिसका इंजेक्शन भी ऐसा है कि वो बिल्कुल सामान्य प्रकार का इंजेक्शन है। आपको स्किन में लगाना होता है, सबक्यूटेनियस लगाना होता है, और हम जैसे देखते हैं तो 5 साल का बच्चा भी अपना इंजेक्शन अपने आप लगा लेता है, बहुत कम दर्द होता है। और इंसुलिन लगाना जरूरी है। जिनको अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इंसुलिन से कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसके बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आज हम देखें कि इंसुलिन की कीमत कितनी है, सो इंसुलिन बाकी गोलियों के मुकाबले सस्ता पड़ता है, तो इंसुलिन से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, और जब भी जरूरत है तो हमें लेना ही पड़ेगा इंसुलिन। एक दर्शक हैं अनिल हैं जिन्होंने हमें कॉल लगाया है, आइए बात करते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है। जी अनिल जी, स्वागत है, बताएं सवाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। माय क्वेश्चन इज टू दामलेट सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, दामलेट सर, आई एम जस्ट नियर अबाउट 50 years. Okay. So my question is, I take one food, 1 meal a single day. I am not taking this for last 50 years. My question is, I take coffee and a little bit bread chocolate. So I've seen in this some articles that it's good for their health. So Delhi environment, I work in management Delhi. So what do you think about it? So ये मतलब एक ठीक है। अनिल जी, एक बार फिर से थोड़ा सवाल आप दोहरा दें, आपकी बीच बीच में आवाज क्रैक हो गई थी, ठीक से सवाल नहीं सुन पाए सर हमारे। मतलब आपने सवाल ये है कि जैसे मतलब कॉफी हो गया मॉर्निंग में, मतलब उठते ही, और हल्का सा चॉकलेट शाम के टाइम, और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाता हूँ, तो मतलब ये ठीक रहता है? वैसे तो ऐसा नो थायराइड है, नो। अच्छा, आपको कोई अभी समस्या शुगर या थायराइड की समस्या नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि जो आपने जो मील्स अपनी डिजाइन की है, एक टाइम खाना खाते हैं, सुबह कॉफी पीते हैं और रात को डार्क चॉकलेट, तो क्या ये सही है? जहाँ तक थायराइड की बीमारियों का इशू है, देखिए डाइट का वैसे कोई डायरेक्ट लिंक हालांकि नहीं कोई है। बीमारी नहीं है, अभी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट फॉलो करेंगे तो थायराइड की बीमारी आ जाएगी, या अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें आपने मेंशन करी है उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कोई थायराइड हार्मोन सिंथेसिस से। पहले कई सारे मिसकंसेप्शंस हुआ करते थे कि कोई XYZ चीज़ खाने से मेरा थायराइड कम काम करेगा या ज़्यादा कम का काम करेगा। ये केवल उस ज़माने में वैलिड था जब आयोडीन की कमी हुआ करती थी, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक सब्सटेंसेस थे जिसकी वजह से आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी मरीज में मैनिफेस्ट होती थी, मतलब दिख जाती थी। बट जैसा मैंने पहले डिस्कशन में कहा कि जब से आयोडीन की क्वांटिटी हमारे डाइट में सफिशिएंट हो गई है, उसके बाद अब डाइट में किसी भी चीज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एटलीस्ट इन द क्वांटिटीज दैट वी नॉर्मली ईट। मतलब नॉर्मली जितना हम सेवन करते हैं कॉफी का या चॉकलेट का, उससे थायराइड के फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं होता। और सर, जैसे इन्होंने डाइट के बारे में बात की, तो मुझे लगता है कि आपके शरीर में पोषण पूरा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि जो इनकी डेली रूटीन का खाना है, मुझे नहीं लगता कि इस खाने का उनके लिए सफिशिएंट होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। सो आप खाने में कुछ सलाद का, कुछ फलों का भी सेवन आप कर सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने बात की कि आप डार्क चॉकलेट लेते हैं, सो इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है
तो इससे डायबिटीज़ होने का कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, आप वो चालू रख सकते हैं। लेकिन डाइट में कुछ और चीज़ें अगर आप शामिल करें तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और जागरूकता से जुड़ी बातों की। मसलन अगर थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है, इसके सिम्टम्स हम कैसे पहचानें, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि लंबे समय तक सिम्टम्स को इग्नोर करती रहती हैं और समस्या काफ़ी विकराल हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इन बातों पर भी फोकस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं मधुमेह, डायबिटीज़ की और साथ ही थायराइड की। तो इससे जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 2 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जो कि एम्स से हैं, तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले जागरूकता से जुड़ी कुछ और बातें। अब डॉक्टर राजेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण आमतौर पर होते क्या हैं, क्योंकि थकान होना, सुस्त महसूस करना या कहीं शरीर में दर्द होना, ये तो आमतौर पर थोड़ा बहुत हर किसी के जीवन में लगा ही रहता है। तो कैसे हम समझें कि अब हमें ये कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर जागरूक रहना या फिर हमें थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है? डायबिटीज़ के लक्षण में सबसे पहली चीज़ ये है कि अधिकतर समय डायबिटीज़ के कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। हम किसी और कारण से टेस्ट करवाते हैं, पता चलता है कि हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर ये शुगर बढ़ी हुई रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक, हम चेक नहीं करवाते हैं या इलाज नहीं लेते हैं, जैसे 300-400 चल रही है, 3 महीने 6 महीने बढ़ी हुई रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके हमें लक्षण होने शुरू होते हैं। पेशाब ज़्यादा आता है, स्पेशली रात को आपको 3-4 बार पेशाब करने उठना पड़ता है, पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, थकावट, कमजोरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और फिर भी हम जागरूक नहीं होते हैं, चेक नहीं करते हैं, तो आगे धीरे धीरे चल के वजन कम होना शुरू होता है और इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती है। कहीं चोट लग गई तो घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सारे लक्षण आम नहीं है, ये उन्हीं केसेस में देखने को ज़्यादा मिलते हैं जहाँ लंबे टाइम तक आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रही है, तभी जाके ये लक्षण मिलते हैं। अधिकतर जो मरीजों में पता चलता है डायबिटीज़ का, वो किसी भी कारण से आपने ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें पता चला कि आपकी शुगर ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। अच्छा सर, हमारे ये भी कल्चर नहीं, ये भी एक सिस्टम नहीं है कि आपको समय समय पर अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप तो करा ही लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपको समय पर पता चल जाए। ये ना हो कि बीमारी के लिए कोई बड़ी बीमारी हो तब आप टेस्ट कराएं, तब आपको पता चल रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम भारतीय लोग या एशियन लोग हैं जिनमें डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो सभी लोगों को जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है या जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है या जो चलते फिरते नहीं है, जिनके दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है या जिनका वजन ज़्यादा है या जो स्मोकिंग करते हैं या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, उन लोगों में 40 से पहले भी एक बार हम जांच करवा के देख सकते हैं। नहीं तो सभी लोगों को 40 के बाद एक बार जांच जरूर करवा के देख लेना चाहिए, ताकि पता चले कि उनको डायबिटीज है या नहीं है। जी, एक कॉलर है सर कर्नाटक से, इन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। मयना जी हैं फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वस्थ किसान में बताइए क्या सवाल है। हेलो, मेरा सवाल है डायबिटीज है मैडम। जी जी, मेरा को डायबिटीज है, इसके वजह से मेरा को फ्रोजन शोल्डर हुआ है। फ्रोजन शोल्डर हुआ है, ठीक है। हाँ,
इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, इसका इलाज कैसे? हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर कहते हैं इनको डायबिटीज है, ये हाँ से लिंक कर रहे हैं डायबिटीज से फ्रोजन हाँ शोल्डर बिल्कुल, को। डायबिटीज के साथ फ्रोजन शोल्डर का बहुत अच्छा लिंक है, और अधिकतर केसेस में जिनको भी फ्रोजन शोल्डर होता है उनको डायबिटीज पाई जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये कुछ समय की तकलीफ है, इसका 100% आपकी गारंटी है कि आप एकदम ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो दर्द की कुछ गोली खानी है, जैसे पैरासीटामोल की गोली है, वो आप रेगुलर 2-3 दिन खाएंगे, दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद कंधे की एक्सरसाइज करनी है कि जिससे फिजियोथेरेपी करनी है कि जिससे जो कंधे के जो फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं, तंतु जो जुड़ जाते हैं, वो एक्सरसाइज करने से अलग हो जाते हैं और आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा केसेस में कि जहाँ पे एक्सरसाइज भी कर लिया हमने, उससे भी ठीक नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, उस स्थिति में या तो कंधे में एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है या एक बार थोड़ा सा बेहोशी की दवाई देके वो कंधे को अच्छी तरह से मोबिलाइज कर देते हैं, तो उससे ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रोजन शोल्डर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, 2-3 महीने के बाद ये धीरे धीरे करके कम हो जाता है और एकदम ठीक हो जाता है, आपका शोल्डर का मूवमेंट वापस नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाता है। जी ठीक है सर, ये आपने बताया। और मुझे लगता है बहुत सारी और भी इससे जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं जो एक तरीके से प्रोडक्ट ही होती है डायबिटीज़, अगर आपको हो जाते हैं तो उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन उससे पहले अब एक बार हम थायराइड पर बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर निशिकांत जी, जैसे हम थायराइड की बात करें तो इसकी पहचान किस तरीके से होती है मुख्य रूप से? अगर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें, मोटापा या फिर अचानक से वज़न घटना, आवाज़ का बदलना या फिर गला सूजना, मुख्य रूप से कैसे समझें इसे? तो जैसे पहले मैंने समझाया था, ये 2 तरह की होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें एक जिसको आम भाषा में मोटापे वाला थायराइड कहते हैं और दूसरे को पतला करने वाला थायराइड। तो इनके जो सिम्टम्स है ये 90% हद तक कह सकते हैं एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे पहचाने? अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिखता है तो आप टेस्ट करें। क्या सिम्टम्स है? मोटापा या वजन बढ़ना जो अनएक्सप्लेन्ड है, दूसरा लिथार्जी या आलस आना, तीसरा कॉन्स्टिपेशन रहना, चौथा हेयर फॉल और ड्राई स्किन, बाल झड़ना और ड्राई स्किन। इसके अलावा कई सारे मरीजों में गले में गांठ या एक डिफ्यूज, मतलब पूरा गला ऐसे सूजा हुआ या फूला हुआ सा दिखता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म की निशानी है। मोटापा एक निशानी है, वजन बढ़ना एक निशानी है। लेडीज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी इससे हो सकती है कई बार, और ये काफ़ी कॉमन कॉज है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की। तो इनमें से कोई भी लक्षण, रात को नींद ज़्यादा आना, ये भी एक लक्षण है। डिप्रेशन रहना, ये भी एक लक्षण है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कई सारे अलग अलग तरह के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको दिखता है तो आपको आपके डॉक्टर से सलाह करके थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करना चाहिए जी। दूसरा होता है पतला करने वाला थायराइड, जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में, जिसकी वजह से वजन घटते जाता है, नींद कम आती है। कॉन्स्टिपेशन जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, वैसे यहाँ पे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा बार जाना पड़ता है। रेस्टलेसनेस रहती है, हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, तो कभी धड़कन तेज़ लगती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में पैल्पिटेशंस कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह ही हाइपरथायरॉयडिज्म में कई बार गले में गॉइटर या सूजन थायराइड की दिख सकती है। जी, एक हमारे दर्शक है कन्हैयालाल प्रजापति, जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया है। आइए सवाल लेते हैं। कन्हैयालाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका, किस विषय से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, बच्चा अगर कभी बीमार हो जाए या मौसम बदलते समय, तो उसका देखभाल के लिए क्या करना है? मौसम बदलते समय बीमार हो जाए तो अपनी देखभाल कैसे करें, ये सवाल है डायबिटीज में? ठीक है सर, जैसे ये भी इनका भी सवाल अच्छा है। कई बार हम देखते हैं कि जो जिन्हें डायबिटीज़ होती है, या तो उन्हें काफ़ी गर्मी भी लगती है, कई लोगों को उल्टा भी होता है ज़्यादा ठंड में। क्या ये कोई है रिलेशनशिप इससे और बदलते मौसम के साथ, क्योंकि इम्यूनिटी भी उनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होती है? अधिकतर केसेस में डायबिटीज़ में अगर हम उनका सही इलाज कर रहे हैं तो इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे बाकी हम सबको भी मौसम के बदलने से कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, वैसे ही डायबिटीज़ के
पेशेंट को भी गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। सो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को जुखाम, एलर्जी या कुछ कॉमन कोल्ड वाली इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ का इलाज बराबर चलता रहे, उसमें बिल्कुल बंद नहीं करें। कई बार देखा जाता है कि भूख कम हो गई है तो गोली लेना भी बंद कर देते हैं, तो हमें गोली नहीं बंद करनी है। अगर किसी को इंसुलिन चल रहा है तो हमें इंसुलिन बराबर लगाना है, और साथ में जो गड़बड़ी हो रही है, कॉमन खांसी जुकाम हो रहा है या एलर्जी हो रही है, उसका हम अपने फैमिली फिजिशियन से मिलके बराबर इलाज ले लें तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप उससे रिकवर कर सकते हैं। सर एक चीज़ और हम देखते हैं कई बार कि क्योंकि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वॉक वगैरह आप नहीं कर पाते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ भी घट जाती है, तो उस वक्त क्या खान पान कैलोरीज आपको घटा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आपका जो डेली रूटीन है वो आपको बराबर चालू रखना है। अगर मान लीजिए कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है या कोहरा है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो कमरे के अंदर आप घूम सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा मतलब ये किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करनी है, शरीर को व्यस्त रखना है, मांसपेशियों का काम करवाना है। आप योग भी कर सकते हैं, उनसे भी बराबर फायदा होगा। सर्दी के मौसम में वैसे ही हम थोड़ा सा हमारा खान पान बढ़ जाता है, जिनकी शुगर कंट्रोल होती है उनके भी थोड़ा सा शुगर में भी बढ़ाव देखा जाता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है कि सर्दियों के टाइम में हमें तली हुई चीज़ नहीं लेनी है, घी तेल नहीं लेनी है, और फिजिकल एक्टिविटी बराबर करते रहना, चाहे बाहर करें या चाहे घर के अंदर करें, लेकिन हमें ज़रूरी करना है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, तो बात हुई डायबिटीज़ से जुड़ी हुई, कई सारी हमने बातें यहाँ पर चर्चा में शामिल की, और कई भ्रांतियाँ भी हैं जो इन बीमारियों से जुड़ी हुई, उन्हें भी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं हार्मोन की जो समस्या होती है कई बार, और उसमें थायराइड की हम बात करें तो थायराइड की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से कई बार हमारे जो हार्मोन है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं इससे होती है, और काफ़ी हद तक हमारी सेहत भी इससे प्रभावित होती है, सेहत भी ख़राब होती है। तो आइए अब थायराइड से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखते हैं। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किन कारणों से होता है थायराइड? तो इसे देखिए, यह है थायराइड ग्रंथि। जी हाँ, तितली के आकार की दिखने वाली यह ग्रंथि आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। बता दें कि अधिक तनाव के कारण हार्मोन्स का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, और प्राइमरी हाइपोथायराइड की समस्या होते ही हार्मोनल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। गौरतलब है कि अब युवा पीढ़ी भी इस समस्या से ग्रस्त होने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण है तनाव। जी हाँ, तनाव यानी कुछ अलग और नया मुकाम पाने की चाहत का तनाव, और इसी तनाव का असर पड़ता है इस थायराइड की ग्रंथि पर। महिलाओं में वेट बढ़ने के अलावा तनाव, नींद का ठीक से न आना, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस तो होते ही हैं, साथ ही बांझपन, पीरियड का टाइम पर न आना और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं भी होने लगती है। यदि गर्भवती महिलाएं थायराइड की दवा लेने में जरा भी कोताही करती है तो उनका गर्भपात हो सकता है, या फिर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इस बीमारी का प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नियमित दवा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। बता दें कि वे लोग अपने जीवन के साथ अन्याय करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। इससे उनके शरीर में कई किस्म के असामान्य बदलाव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है। बता दें कि थायराइड के रोगियों के लिए धूम्रपान एक जहर की तरह है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला थायोसाइनेट थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा सोया मिल्क,
या इससे बने अन्य पदार्थ भी थायराइड की समस्या का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि सोयाबीन हाइड्रोजेनेटेड फैट और अनसैचुरेटेड ऑयल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए जिनमें विटामिन डी पाया जाता हो, जैसे मछली, अंडे, दूध और मशरूम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। और हाँ, कभी भी भूखे न रहें। जब भी भूख लगे तो सब्जियां, फल को ही तरजीह दें। और हाँ, चिप्स और अन्य कैलोरी उत्पादों से दूर रहें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट रोज व्यायाम करें। इससे आपका दिल तो स्वस्थ रहेगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। याद रखें, आपकी खुशी और आपका स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वास्तविक खुशी स्वस्थ स्वास्थ्य के बिना नहीं मिल सकती, तो स्वस्थ शरीर के बिना वास्तविक खुशी भी नहीं मिल सकती। इसलिए कहिए ना खुद से, लव यू जिंदगी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। लव यू जिंदगी। जी हाँ, आपकी वास्तविक खुशी ही स्वस्थ जीवन की पहचान है। आपने थायराइड पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखी। अब इसी से जुड़े कुछ सवाल ले लेते हैं। सर, रिपोर्ट हमने देखी और टीएसएच का जिसमें जिक्र हुआ, तो मैं जानना चाहूँगी टीएसएच जो एक थायराइड को मापने का एक टेस्ट होता है, ये कब कराना चाहिए और इसकी भी रेंज क्या है? कौन सी स्थितियां हैं जब आपको लगता है कि हाँ, हमें दवाएं लेनी चाहिए, दवा ले तो किस तरह से ले, और ये टेस्ट को लेकर भी कई तरह की जागरूकता की कमी रहती है। तो मैं चाहती हूँ इस पक्ष को भी थोड़ा क्लियर करें सर। सो बेसिकली टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए स्टिम्युलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन जो होता है 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं मेडिकल भाषा में T4, एक को कहते हैं T3। तो कई बार हाइपोथायराइड जो मरीज होते हैं उनमें 2 अलग अलग रिपोर्टें आपको देखने को मिलेंगी। एक जिसमें T3 T4 में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन TSH बढ़ा हुआ है, और एक जिसमें T3 T4 घट गया है और TSH बढ़ गया है। तो ये चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। अब आप थायराइड की टेस्ट कब करेंगे? अगर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर थायराइड के कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये थायराइड से रिलेटेड हो सकता है, तो द फर्स्ट स्टेप, पहली चीज़ आपको आपके डॉक्टर से सलाह करनी है। दे विल देन कंफर्म कि ये सिम्टम्स जो है आपके, ये थायराइड की वजह से है या नहीं है, और उसके बाद वो आपको T3 T4 TSH की टेस्ट एडवाइस करेंगे। अब इस टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार वो तय करेंगे कि आपको थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन की दवा जो होती है वो लेने की ज़रूरत है या नहीं है। वो हर केस में लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत होती है। अगर आप ये रही बात मोटा करने वाले थायराइड की या हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म में कुछ अलग तरह की दवाइयाँ होती है जिनको दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार सेवन करना पड़ता है कुछ महीनों के लिए, और उससे जो थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर इसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं होता तो उसका आगे इलाज होता है, रेडियोआयोडीन नाम की स्पेशल दवाई होती है उससे। तो ये होगी बात हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की। अब कभी कभी थायराइड में गांठ भी बन जाती है, और अगर गांठ बन जाती है जो आपको हाथ को फील हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे फिर अल्ट्रासाउंड और FNAC की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि कभी कभी जब गांठ आती है, सडनली आती है, कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में आती है, या एल्डरली एज बुजुर्ग लोगों में आती है, तो उसमें कभी कभी कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन ये ट्रीटेबल है ज़्यादातर केसेस में, अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज करें। तो हमने इस तरह से देख लिया कि 3 अलग अलग तरह की जो थायराइड की बीमारियां हैं उसके लिए टेस्ट कैसे होती है और कब करानी चाहिए। जी, तो सर दवाएं जो लेनी होती है थायराइड की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्या ये ताउम्र आपको लेनी पड़ेंगी? कई लोग इससे भी काफ़ी घबराते हैं कि अब तो हमें पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि इसको आप एक दवा की तरह ना मानिए, क्योंकि बेसिकली जो दवाई के स्वरूप में आप ले रहे हैं वो वही चीज़ है जो आपके बॉडी में कम बन रही है। जैसे अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें, तो थायरॉक्सिन जो है वो T4 और T3 जो मैंने बताया, उसमें T4 जो होता है वो थायरॉक्सिन होता है, और
हमारी थायराइड ग्रंथि इसको बॉडी में बनाती है। अब जिसमें पर्याप्त मात्रा में ये बन रही है, इनकी थायराइड लेवल नॉर्मल रहती है। जिसमें कम बनती है उसमें बाहर से हमें रिप्लेसमेंट डोसेस देनी होती है। मतलब कि यही हार्मोन का एक छोटा सा फ्रैक्शन जो कम पड़ रहा है आपके ब्लड में, वो बस सप्लीमेंट किया जाता है जी। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि इसको मतलब ये ना सोचे कि ये एक दवाई है जो मजबूरी में मुझे लाइफ लॉन्ग खानी है। यू कैन जस्ट कंसिडर इट कि एक रिप्लेसमेंट है, जो कम अंदर बन रहा है उसका ये रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, एक कॉलर है 70 से, इन्होंने हमें कॉल किया है, हरियाणा से हैं दर्शक जी। 70 सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 70 सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं जी? सवाल बताएं अपना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, सवाल बताएं। 70 सिंह जी। बिल्कुल, हाँ जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी 70 सिंह। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, और ये ना डायबिटीज असर करती है? डायबिटीज का ये जो शरीर असर को अटैक करती है जी, जैसे आँखें हुई, खिचड़ी हुई, जीवन होया, जो नस्ल हुई। ठीक है सर, ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि कहाँ असर पड़ता है, आंखों पर भी क्या इसका असर पड़ता है डायबिटीज का? डायबिटीज का अगर हम बात करें तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां डायबिटीज का असर नहीं पड़ता है। शरीर की ऐसी कोशिकाएं या सेल नहीं है जहां डायबिटीज का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है ऊर्जा बनाने के लिए। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं बना पाएंगे। हार्ट पे भी असर पड़ता है, दिमाग पे भी असर पड़ता है, लीवर पे, पेनक्रियाज पे, किडनी पे, आंखों पे, ग्लूकोज तो पूरे शरीर में है। हाथ पांव की नसों पे आपके घाव हो जाता है, पांव में जल्दी से ठीक नहीं होता है। सभी तरह की सारे जो ऑर्गन है, बॉडी के सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। किसी पेशेंट में कोई ऑर्गन जल्दी अफेक्ट होता है, किसी में लेट अफेक्ट होता है। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो शरीर के सारे ऑर्गन पे, सेल्स पे आपका बिल्कुल खराब असर रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरह का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके तमाम जो अंग हैं शरीर के, उन पर पड़ सकता है, चाहे वो हम डायबिटीज़ की बात करें या फिर किसी भी बीमारी की बात करें, पूरे और आपका जो स्वास्थ्य है वो तो प्रभावित हो ही जाता है। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल लेने का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ हमारे पास ईमेल्स भी आए हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़, मधुमेह और साथ ही थायराइड की समस्या की। कुछ और सवाल यहाँ पर हम लेते हैं, आप भी हमें ज़रूर कॉल करें। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई जागरूकता से जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो अवश्य हमें कॉल करें। अभी भी समय बाकी है, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुँच गए हैं। डॉक्टर राजेश, अब मैं गर्भावस्था और डायबिटीज़ के बारे में समझना चाहूँगी, और मैं यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। जो हम थायराइड की बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो जाती है, वो क्या ख़तरनाक होता है? या फिर जिसको पहले से ही डायबिटीज़ है, अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों पर क्या प्रभाव हो सकता है इसका? बिल्कुल, बच्चे और माँ दोनों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार जैसे हमने बात की कि भारत में या एशिया में हमें डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, सब भारत सरकार ने ये जरूरी किया है कि जब भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी होती है तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है आपको डायबिटीज़ के लिए चेक करना ज़रूरी है। जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको डायबिटीज़ के लिए चेक करना ज़रूरी है। जैसे सोसाइटी समाज में डायबिटीज़ बढ़ रही है, उसी समाज से महिलाएं आ रही है, तो
बहुत सारी महिलाओं में यह होता है कि उनको डायबिटीज थी लेकिन उन्होंने कभी चेक नहीं करवाई, प्रेगनेंसी हुई, चेक हुआ तो पता चला डायबिटीज है। तो टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, या फिर पहली बार आपको डायबिटीज गर्भावस्था में हो सकती है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज या GDM कहते हैं। दोनों ही प्रकार की बीमारियां अगर होती है तो उनका इलाज कॉमन है। उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले आपको खान पान के बारे में बताते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करना है, खान पान में बदलाव करना है, घी तेल का कम इस्तेमाल करना है। सो काफ़ी केसेस के स्पेशली जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उनमें कंट्रोल आ जाती है खान पान के बदलाव से ही। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में या जिनमें शुगर ज़्यादा है उनमें हमें दवाई देनी पड़ती है, और क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम इसमें दवाई गोलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोलियों के इस्तेमाल से बच्चे को गोलियों के खराब असर पड़ सकता है, तो इसलिए हम उसमें इंसुलिन ही देते हैं। अगर शुगर खान पान से नहीं कंट्रोल आएगी गर्भावस्था में तो हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। इंसुलिन से आसानी से कंट्रोल आ जाएगी, और जैसे ही डिलीवरी होगी हम इंसुलिन एकदम से बंद कर देंगे। सर मतलब डायबिटीज अगर है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज भी होगी तो आपको दवाई नहीं लेनी गर्भावस्था में? गर्भावस्था में हम टैबलेट्स गोलियां नहीं दे सकते हैं क्योंकि बच्चे के लिए सेफ नहीं है। सिर्फ एक ही गोली है जो हम दे सकते हैं, उससे भी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। उससे अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो हमें गर्भावस्था के दौरान जब तक डिलीवरी नहीं होती हमें सिर्फ इंसुलिन ही देना पड़ेगा, वही एकमात्र इलाज है। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में हम ये इंसुलिन बंद कर सकते हैं और वापस डाइट एक्सरसाइज या गोलियों से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सुरेंद्र हमारे दर्शक हैं बुलंदशहर से, इन्होंने फोन किया है। सुरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुरेंद्र जी बताइए सवाल। हाँ जी, मेरी शुगर 200 से 250 रहती है सर। अच्छा आप दवाई लेते हैं? हाँ दवाई गोली ले लें जैसे शुगर की गोली होती है, और इसमें 50 साल की उम्र है, वजन भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप जानना क्या चाहते हैं कि ये ठीक है कि अभी और क्या करना चाहिए? सवाल इसमें जैसे मतलब घुटने में परेशानी होती है। ठीक है सर, एक चीज़ ये भी बताएं क्योंकि कई लोग सोचते हैं 200-250 है तो चल रहा है ठीक है, तो क्या कितनी रेंज होनी चाहिए जब आपको डायबिटीज़ आप दवा ले रहे हैं जिसे आप इग्नोर ना करें, जितना होना ही बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताएं क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि 200-250 रहती है, दवा मैं ले रहा हूँ। मैं पहले सुरेंद्र जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपकी शुगर 200-250 रहती है, तो यह बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो शरीर पे दुष्प्रभाव होंगे, साइड इफ़ेक्ट होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा आपने बताया कि आपका वजन बढ़ रहा है साथ में, सो यह बहुत संभव है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आपको खाने में बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, घी तेल फैट का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो भी आप वॉक कर सकते हैं या बैठ के कसरत कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना जरूरी है। अगर यह करने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके दवाइयों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो हमें इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा सवाल जैसा आपने कहा कि हम कब कहेंगे कि हमारी शुगर कंट्रोल है, अगर हम डायबिटीज के किसी भी मरीज में दवाइयाँ चल रही है या खान पान से हम कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी खाली पेट की शुगर अगर 120 मिलीग्राम % से कम है तो हम कहते हैं कि कंट्रोल है। लेकिन कुछ केसेस में 140 तक भी हम सहन कर सकते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको आँख की बीमारी है, सो उस स्थिति में हम कहते हैं कि 140 तक भी रहे तो ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, और अगर खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर आपकी 160 मिलीग्राम % से कम रहती है तो हम मानते हैं कि आपका बिल्कुल अच्छा कंट्रोल है। सो खाली पेट की शुगर 120 से कम, खाने के 2 घंटे बाद 160 से कम, अगर इससे रहता है तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। लेकिन थोड़ा सा लिबरल अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको फायदा दे, तो उसमें यह भी संभव है कि खाने की 140 से खाली पेट की 140 से कम, खाना खाने के बाद वाली अगर 200 से कम रहती है तो भी आपका अच्छा कंट्रोल रह सकता है। और शुगर में ये देखा गया है कि रोज अगर हम चेक करें तो उसमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहता है, तो इस उतार चढ़ाव का हमें असर पड़ता है कि किसी दिन हमने देखा शुगर ज्यादा है, किसी दिन हमने देखा शुगर कम है। तो इसके लिए एक नया टेस्ट निकला है जिसको हम HbA1c कहते हैं, और यह टेस्ट ऐसा है जो डेली उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता है। सो ये हमें 3 महीने की एवरेज शुगर बता देगा कि 3 महीने की एवरेज शुगर कितना होना चाहिए। सो अगर हम HbA1c करते हैं
तो ये 7% से कम होना, इसकी वैल्यू है जो है 7 से कम आनी चाहिए। अगर 7 से कम आती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा कंट्रोल है, आप जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल आप वैसा ही चालू रखिए, आपको शुगर से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर 7 से 8 के बीच में है तो हम कहेंगे दवाइयाँ आप बराबर लीजिए, आप डाइट में कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज बराबर कीजिए। तो 7 से 8 के बीच में जो A1C है उसको कम करके 7 के नीचे ला सकते हैं। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा है तो हमें गोली की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या हमें इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा ताकि हम इसको HbA1c को 7 से कम ला सके। और अगर 7 से कम रहता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा कंट्रोल है। जी सर, जैसे आपने बताया अभी कि HbA1c कितना रहना चाहिए, अगला मेरा सवाल ये तो 3 महीने का आपने बताया एवरेज हुआ, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अगर हम रोज़ की बात करें, आज अगर आपका आज आपका शुगर लेवल बिगड़ा है तो वो उसका इट स्नोबॉल्स इनटू बिगर प्रॉब्लम, मतलब वो एक दिन में नहीं कंट्रोल होगा, उसको कई बार 3-4 दिन आते हैं नॉर्मल होने में। तो क्या उस समय क्या आपको अपनी दवा बढ़ा देनी चाहिए या इंसुलिन इनटेक बढ़ा देना चाहिए? ऐसा कई बार लोग पूछते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने देखा कि किसी दिन आपका शुगर कंट्रोल था और उसके 2-3 दिन बाद आपने चेक किया और शुगर कंट्रोल नहीं था, तो उसका मुख्य कारण होता है कि खान पान में बदलाव है। हो सकता है कि जिस दिन आपका शुगर चेक नहीं, उससे पहले दिन आपको किसी समारोह में गए और आपको मिठाई खानी पड़ी है या आपको ज़्यादा घी तेल की सब्जी खानी पड़ी है या आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो आप फिजिकल एक्टिविटी या परिश्रम नहीं कर पाने हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए ख़राब होगा। और इस वक्त अगर आप दवाई बढ़ा लेंगे तो जैसे ही आप खान पान में कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि शुगर आपकी 70 से कम या जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं वो हो सकता है। तो आप दवाई बराबर लेते रहे, चेक करते रहे। और अगर एक ईमेल ले लेते हैं जल्दी से सर। हाँ, ये अलीगढ़ से है, सीमा पचौरी पूछती है कि 6 महीने से उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, वजन भी कम हो रहा है, क्या ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं या डायबिटीज? सर समय कम है। सो डायबिटीज के लिए बिल्कुल संभव है, डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। आप एक बार खाली पेट की शुगर चेक करवा लीजिए, उससे हमें पता चल जाएगा। अगर 126 से ज्यादा है तो डायबिटीज है। जी सर। थायराइड के भी लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आपको एक बार थायराइड प्रोफाइल जो T3, T4, TSH है जी। वो करके देख लेना चाहिए। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अगर ये लगातार होते रहा है तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके जरूर जाए, सलाह मशवरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डायबिटीज़ और थायराइड पर हमने इतनी विस्तृत चर्चा की, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी लिए और हम उम्मीद करते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह से हमारे दर्शक भी ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। यहाँ अभी ये भी बताते चलें कि पिछले सप्ताह कई दर्शकों ने हमें ईमेल भी किया है। मथुरा से रानी सिंह ने पूछा है कि पिछले दिनों सीढ़ियों से फिसलने की वजह से उन्हें चोट आई थी और अब 15-20 दिन हो गए हैं, उन्हें चलते समय झटके महसूस होते हैं, क्या करें? इसी तरीके से शिवपुर मध्य प्रदेश से नीरज मीणा ने सवाल किया है कि खाना खाने के बाद दस्त और पेट दर्द की शिकायत होती है। पश्चिम बिहार दिल्ली से आशीष मल्होत्रा एक हमारे दर्शक हैं जो कि कहते हैं कि 1 साल का उनका बेटा है जिसका वजन 13 किलो है, जो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा है। पूछते हैं कि क्या करें? दर्शकों को बता दें कि हम आप सभी के आभारी हैं कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं और हम बहुत जल्द आपकी समस्याओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप अपने सुझाव और समस्या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, दूरदर्शन के साथ देखते रहें। नमस्कार।